जय हिंद दोस्तों, once again welcome to my channel गोल इंस्टीट्यूट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हम एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए टॉप 200 फिजिक्स एमसीक्यू की सीरीज ला रहे हैं, जो कि पार्ट 4 है। यदि आपने पीछे का पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21, The height of a geostationary satellite from the Earth's surface is approximately। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड, किसी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई किसी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ए फ्रेंड, अगर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पूछ रही है तो 36,000 किलोमीटर होगी। यदि ऊंचाई पृथ्वी के सेंटर से पूछ रही है तो 42,000 किलोमीटर होगी, क्योंकि पृथ्वी की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है। तो फ्रेंड्स, जब 6400 किलोमीटर को 36,000 में ऐड कर लेंगे तो 42,000 किलोमीटर हो जाएगा। 42,400 होगा। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज 3600 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से किसी तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई 3600 किलोमीटर होता है। यदि ऊंचाई पृथ्वी के सेंटर से पूछा है तो आंसर 42,000 किलोमीटर। यदि पृथ्वी की सतह से तो 36,000 किलोमीटर। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है 36,000 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं, जी कैसा हो जाता है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है। भूमध्य रेखा से जब आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल किसी भी पोल पे जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर है जी का मान बढ़ता है, इंक्रीज होता है। पोलों पर जी का मान अधिकतम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। सितारों की दूरी किस में मापी जाती है? तो फ्रेंड्स, सितारों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। सितारों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ए मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर हैज टू स्पेयर्स ए एंड बी। ही ड्रॉप स्पेयर ए डाउनवर्ड एंड थ्रोज स्पेयर बी हॉरिजेंटली एट द सेम टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं, ए और बी। वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समानांतर फेंकता है, समस्तर पर फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। गोलक ए भूमि पर पहले पहुंचेगा, गोलक बी भूमि पर पहले पहुंचेगा। प्रश्न अपूर्ण है क्योंकि गोलकों की सन्निहिति नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसको हम इस प्रकार समझते हैं। हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बताया है एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। जब किसी पिंड को एच ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो उसके लिए इक्वेशन एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि फ्रेंड, इसको जो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में रखेंगे u बराबर 0 तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगा। तो फ्रेंड, जब किसी पिंड को एच ऊंचाई से नीचे गिराया जाएगा तो फार्मूला यूज करेंगे। तो फ्रेंड, इसमें हम देखते हैं दोनों पिंडों के लिए एच का मान सेम है और जी एक कांस्टेंट है, जी का मान नहीं बदलता। तो दोनों पिंडों के लिए टी का मान भी सेम होगा, अर्थात दोनों पिंड पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इट इज इजी टू बर्स्ट ए गैस फिल्ड balloon with a needle than with a nail. It is because गैस भरे गुब्बारे के नाखून की तुलना से सुई में
सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है, नेल इज लॉन्गर देन निडल, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। बी, नेल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर देन नीडल ऑन बैलून, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। ऑप्शन सी, नीडल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर देन नेल ऑन द बैलून, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ऑप्शन नंबर डी, गैस इज रिएक्टिव विथ द नीडल, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, नीडल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर देन नेल ऑन द बैलून, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। तो फ्रेंड इसका हम सब जानते हैं दाब P इजकल टू F डिवाइडेड बाई ए। तो मान लेते हैं हम एक इक्वल फोर्स एक बार नाखून से लगाते हैं गुब्बारे पर और एक बार सुई से लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जब नाखून से हम फोर्स लगाएंगे तो बैलून पे लगने वाला एरिया नाखून के द्वारा ज़्यादा होता है और सुई का एरिया बहुत कम होता है। तो फ्रेंड्स जब एरिया कम होगा तो प्रेशर का मान अधिक होगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो फ्रेंड्स नाखून के केस में एरिया ज़्यादा होता है जिसके कारण प्रेशर कम हो जाएगा, और सुई के केस में एरिया कम होगा जिसके कारण प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अतः सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, इसी कारण गुब्बारा नाखून की तुलना में सुई से जल्दी फट जाता है, आसानी से फट जाता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लाउड्स फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ दियर, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? ए, लो प्रेशर निम्न दाब, बी, लो डेंसिटी निम्न घनत्व, सी, लो विस्कोसिटी निम्न सैन्यता, डी, लो टेम्परेचर निम्न तापमान। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है लो डेंसिटी। बादल की डेंसिटी वायुमंडल एटमॉस्फेयर की डेंसिटी से कम होता है, इसके कारण बादल एटमॉस्फेयर में तैरते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस फील ए ग्रेविटेशनल फोर्स F टू ईच अदर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड डबल इट द फॉर्मर डिस्टेंस द फोर्स विल बी। दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से दुगना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं F इज इक्वल टू G(m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि जब दोनों के बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए, तो आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, यहाँ आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो इस दूरी को दुगना कर दिया जाएगा। तो F इज इक्वल टू G(m1 m2 डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड इसका मान हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 G(m1 m2 डिवाइडेड बाई आर। तो फ्रेंड हम प्रीवियस केस में देखें कि इतना बराबर F है, F दिया गया है, तो F इज इक्वल टू F डैश, जब दोनों के बीच की दूरी दुगनी हो जाएगी तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू F। तो फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1/4 F। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द वर्क डन बाई द स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज इक्वल टू, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य होगा। टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, लोलक की पूर्ण ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, लोलक की गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, लोलक की स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 0। फ्रेंड्स हम इसका समझते हैं कि किया गया कार्य W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है लोलक के द्वारा
एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य। तो लोलक जब एक पूरा दोलन करेगा तो लोलक यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा। तो फ्रेंड इस केस में हम देख पा रहे हैं कि लोलक यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और फिर यहीं पे आ जाता है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स जो हम डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू 0 रखेंगे तो w का मान 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स किया गया कार्य शून्य होता है लोलक के केस में। करेक्ट आंसर इज सी, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन ब्लॉक्स वाई। रेलवे ट्रैक बड़े आकार के लकड़ी के ब्लॉक पर रखे जाते हैं क्यों? टू रिड्यूस द वेट ऑफ ट्रेन का वजन कम करने के लिए। बी, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर दबाव को कम करने के लिए। टू रिड्यूस द अर्थ फोर्स ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर बल को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की वेग को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन का वजन को कम नहीं कर सकते लकड़ी का। ट्रैक पे लकड़ी लगाकर ट्रेन का वजन कैसे भी कम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है पृथ्वी की सतह पर दबाव को कम करने के लिए। तो फ्रेंड इसको हम समझते हैं। हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि फोर दबाव प्रेशर P इक्वल टू F अपान A। तो फ्रेंड्स जब केवल पटरी, मान लीजिए पटरी है, तो फ्रेंड इस समय एरिया बहुत कम है, जिसके कारण लगने वाला प्रेशर पृथ्वी पर पटरी के द्वारा ज़्यादा होता है एरिया कम होने के कारण। लेकिन जब इनके बीच में लकड़ी लगा दिया जाता है तो एरिया का मान ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स दबाव को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर दबाव को कम करने के लिए लकड़ी के ब्लॉक रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्णतः लोचदार वस्तु है? तो फ्रेंड्स हमारा क्वार्ज और फास्फर ब्रॉन्ज पूर्णतः इलास्टिक बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही ऑप्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मोस्ट डक्टाइल मटेरियल इज, सबसे अधिक नमनीय वस्तु है। तो फ्रेंड्स डक्टाइल मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जिसको खींचकर एक तार के फॉर्म में बनाया जा सके, उसे डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक डक्टाइल मटेरियल प्लेटिनम सबसे अधिक डक्टाइल मटेरियल है। करेक्ट आंसर इज प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षीय वेग का सही सूत्र है? फ्रेंड्स कक्षीय वेग का सही सूत्र g√gm/r। तो फ्रेंड हम समझ लेते हैं कक्षीय वेग क्या होता है। कक्षीय वेग वह वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की कक्षा में, वह वेग जिससे कोई पिंड पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है और पृथ्वी पे लौट के नहीं गिरता। तो फ्रेंड उस वेग को हम कक्षीय वेग कहते हैं। और फ्रेंड्स कक्षीय वेग E इक्वल टू √gm/r, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू √gm/r। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑयल ड्रॉप रिमेन्स एज ऑयल ड्रॉप एज हॉट वाटर बिकॉज। क्यों तेल की बूंद गर्म पानी पर तेल की बूंद के रूप में रहती है? सरफेस टेंशन ऑफ, हमारा ऑप्शन ए है, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मोर देन दैट ऑफ हॉट वाटर। तेल का पृष्ठीय तनाव गर्म पानी की तुलना में अधिक है। ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ हॉट वाटर। तेल का पृष्ठीय तनाव गर्म पानी की तुलना में कम है। ऑप्शन सी, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज
नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। पानी का पृष्ठीय तनाव तेल की तुलना में नगण्य है। ऑप्शन डी सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर इज 0। गर्म पानी का पृष्ठीय तनाव 0 होता है। फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। तेल का पृष्ठीय तनाव गर्म पानी की तुलना में अधिक है। तो फ्रेंड्स, गर्म पानी की तुलना में तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। जब पानी को गर्म कर दिया जाता है तो उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। यही कारण है कि तेल की बूंद गर्म पानी में तेल की बूंद के रूप में तैरती है, जबकि ठंडे पानी में वो पूरा फैल जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 34, वाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान में वृद्धि के साथ तरल की श्यानता क्यों घट जाती है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, क्योंकि तरल का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, क्योंकि तरल का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन सी, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, क्योंकि तरल की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन डी, विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, तापमान के साथ श्यानता नहीं बदलती। तो फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर है बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। सॉरी फ्रेंड, हमारा करेक्ट आंसर है बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी गर्म तापमान के साथ डिक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर है क्योंकि तरल का घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक 1 हॉर्स पावर इक्वल्स, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो फ्रेंड्स 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 746 वाट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर अक्षय स्रोत है? तो फ्रेंड्स, ऊर्जा का गैर अक्षय स्रोत नेचुरल गैस है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का गैर अक्षय स्रोत है। When a body is pushed or pulled by a force, जब किसी बल द्वारा किसी पिंड को ढकेला या खींचा जाता है, द वर्क डन इज 0, किया गया कार्य 0 होता है। द वर्क डन इज निगेटिव, किया गया कार्य नकारात्मक होता है। द वर्क डन इज पॉजिटिव, किया गया कार्य सकारात्मक होता है। नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसको समझते हैं। हम जानते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। तो फ्रेंड, हम जानते हैं जब किसी पिंड को खींचा या ढकेला जाएगा तो लगने वाला फोर्स और किया गया डिस्प्लेसमेंट उसी दिशा में होंगे जिसके कारण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हमारा वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का मान 0 रख देंगे। तो फ्रेंड, इससे हमें वर्क डन निकल जाएगा एफ डॉट डी। तो फ्रेंड, इससे हमें पता चल रहा है कि किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। तो फ्रेंड, हमारा ऑप्शन है द वर्क डन इज पॉजिटिव, किया गया कार्य सकारात्मक होगा। फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इरेगुलरिटी इन द मोशन ऑफ स्टार इज कॉल्ड, तारे की गति में अनियमितता को कहा जाता है। तो फ्रेंड, ऑप्शन है बॉबलिंग, ऑप्शन बी बम्पिंग, ऑप्शन सी हम्पिंग, ऑप्शन डी लंपिंग। तो फ्रेंड, तारे की गति में अनियमितता को बॉबलिंग कहा जाता है। फ्रेंड, हमारा करेक्ट आंसर है बॉबलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट प्लानट एंड मिनिमम एट प्लानट एंड मैक्सिमम एट प्लानट। तो फ्रेंड, इसमें पूछा है कि जी का मान किस ग्रह पे कम और किस ग्रह पे सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स,
जी का मान मरकरी पर सबसे कम और जुपिटर पे सबसे अधिक होता है। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर है मरकरी एंड जुपिटर। मरकरी पे सबसे कम और जुपिटर पे सबसे अधिक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है? तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर डिवाइडेड बाई किलोग्राम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ जी। फ्रेंड, इस प्रकार हमारे टॉप 200 फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज का ये पार्ट 4 है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।